उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अब्बू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में मैं अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूँ, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूँगी। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे जिस्म के हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो वो बाहर देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरी जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब पढ़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे लीमों पर ऐसे थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरा नाम हाजरा है। मेरी माँ को मेरे एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी अम्मी फ़ख्र से कहती थी कि उसने अपनी बेटी के लिए काबल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से ही पढ़ना पड़ता था। शुरू शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का। तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मेयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी गईं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी के क्लास फेलोज मुझ पर रश करती थीं कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैंने अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई काबिल उस्ताद हैं और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और उनकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उनकी तारीफ़ की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और इनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर इनसे पढ़ती भी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फ़ीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बगैर एतराज़ किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। इसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। इसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और इनको कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था, इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं की कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूँगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उस शाम जब उस्ताद मुझे पढ़ाने आया तो हस्बे मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम ही किसी पार्टी में जाते थे और पीछे मेरे पास एक मुलाजमा छोड़ कर जाते, मगर उस रोज़ मुलाजमा की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो क्वार्टर जा चुकी थी और घर में मैं अकेली थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से पढ़ने बैठ गई।
استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں ایک درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مگر اس درندے نے مجھ پر ذرا ترس نہ کھایا اور مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پھر تقریباً 4 دن بعد جب میں سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے، مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے سخت نفرت ہونے لگی تھی کہ کاش وہ اتنے غافل نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اس